बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को। अभी जो नेस्टेड का लफ्ज़ है ना, ये आपको ना कई दफ़ा नज़र आया करेगा प्रोग्रामिंग में, इसलिए इस लफ्ज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स में नहीं बल्कि लूप्स में और भी जगहों पे आपको जो है ना प्रोग्रामिंग में नज़र आएगा। तो नेस्टेड का जब भी लफ्ज़ आता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कह रहा है कि भाई कोई एक चीज़ है, ठीक है, वो उसके अंदर दोबारा से वो चीज़ आ जाती है। मसलन के अगर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की बात करें तो इस तरह से होगा कि भाई कोई एक इफ की स्टेटमेंट है, ठीक है, उसकी जब बॉडी में आप एंटर होते हैं ना, तो दोबारा से एक इफ की स्टेटमेंट आ जाती है और फिर कोई कंडीशन आ जाती है और उसके अंदर बॉडी आ जाती है और उसके बाद ये वाली बाहर वाली इफ की स्टेटमेंट क्लोज हो रही है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि बेसिकली है क्या कि भाई एक इफ की स्टेटमेंट है जो कि आपको ये नजर आ रही है, उसके अंदर अगर आप जाएं तो उसके अंदर एक और इफ की स्टेटमेंट है। तो बेसिकली नेस्ट हुई हुई है कि एक इफ की स्टेटमेंट उसके अंदर ही नेस्ट हुई हुई है। तो जो नेक्स्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर हमारे पास इफ़ की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, इफ़ एल्स की जिसमें कि इफ़ की स्टेटमेंट्स जो कि हैं वो अपने अंदर नेस्ट हुई हों। इसके अंदर जो है हमारे पास स्विच की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं कि एक स्विच आपने जो है वो कंडीशन लगाई, उसके अंदर आप जाते हैं और किसी केस के अंदर जाते हैं और उस केस के अंदर एक और स्विच की स्टेटमेंट लगी हो, तो वो नेस्टेड स्विच का स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो भी नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स में आएगा, ठीक है। इसी तरह इफ एल्स इफ की स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, तो हो सकता है कोई एल्स इफ की स्टेटमेंट हो, एल्स इफ की स्टेटमेंट के अंदर आप जाएं और उसके अंदर फिर से कोई हो सकता है कि एक और इफ की स्टेटमेंट लगी हो और इफ की स्टेटमेंट के साथ कोई एल्स इफ की स्टेटमेंट्स लगी हो, तो ये भी नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। तो एग्जाम्पल में कहने का मतलब ये हुआ कि भाई सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स या कंडीशनल स्ट्रक्चर्स जितने भी हमने पढ़े थे, उनमें कोई भी जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर एक और जो है ना वही वाला स्ट्रक्चर दोबारा से आ जाए, तो वही वाली स्टेटमेंट्स दोबारा से आ जाए, तो वो नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हम जो है ना फिलहाल एक मिसाल लेंगे इफ एल्स की स्टेटमेंट के नेस्टेड स्ट्रक्चर की, ठीक है, और उसमें देखेंगे वो कैसे होता है। लेकिन आपने इस बात को इस चीज़ के साथ कंफ्यूज नहीं करना कि जब भी नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर है वो इफ एल्स का ही होगा, कि इफ के अंदर एक और इफ लगा होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भाई इफ के लिए भी हो सकता है ये, इसी तरह ये स्विचेस के लिए भी हो सकता है कि स्विच की स्टेटमेंट है और स्विच की स्टेटमेंट के अंदर एक और स्विच की स्टेटमेंट लगी हो। और आगे अगर हम जाएंगे जब, तो हम पढ़ेंगे वाइल लूप्स, फॉर लूप्स, तो उसमें भी नेस्टेड लूप्स होते हैं। फिर वो होता है कि वाइल की कंडीशन आई, ठीक है जी, उसके अंदर एक और दफा वाइल का लूप किसी और बात के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह जो है ना फिर हम फॉर लूप्स पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि फॉर का लूप है, उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके बाद उसकी बॉडी में हम जाएंगे, उसके आगे देखेंगे जी एक और फॉर का लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें ना कई जगहों पे हम देखेंगे जी सारी की सारी नेस्टेड चीजों में आती हैं। जब सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो इफ की स्टेटमेंट्स हैं, इफ एल्स है, इफ एल्स इफ है और स्विच है। अब इनके अंदर अगर वो चीज दोबारा से उसकी बॉडी में भी वही वाली स्टेटमेंट दोबारा से लगी हो कोई एक डिफरेंट कंडीशन के साथ, तो फिर जो है वो नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर बन जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे हम जो है ना सिर्फ समझने के लिए सिर्फ इफ एल्स के सिलेक्शन स्ट्रक्चर के साथ जो है हम ये करेंगे कि उसको नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर में देखेंगे वो किस तरह से होगा। लेकिन आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना कि जब भी नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर आए तो वो नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता ही इफ एल्स का है। तो ये बात अगर आप समझ लें तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए मैंने ये बात बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर मल्टीपल होते हैं, लेकिन हम जो है फिलहाल एग्जांपल जो ले रहे हैं वो इफ एल्स के साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो जब इफ एल्स के हम जो है ना नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह का होता है कि भाई नॉर्मली तो आपको पता ही है कि भाई एक इफ की कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है, उस इफ की कंडीशन के साथ ही जो है आगे कुछ ब्रैकेट्स लगी हुई हैं उसको क्लोज करने के लिए कि भाई इफ की जो बॉडी है उसके अंदर सारी चीजें आ जाए, और उसकी जो बॉडी है उसके अंदर अगर आप आए तो उसमें देखें एक और इफ की कंडीशन लगी हुई है साथ, उसका एल्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। इस केस में वो कह रहा है कि है। और अगर ये वाली सारी कंडीशन जब रन हो जाती हैं तो इस इफ के अगेंस्ट जो बाहर वाला इफ था आपके पास, इस वाले इफ के अगेंस्ट जो है ये एल्स की स्टेटमेंट लगी हुई है। अब नेस्टेड के ऊपर ये भी कंडीशन नहीं है कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर में कि एक इफ के अंदर एक ही इफ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि भाई एक इफ की कंडीशन लगी हो, ठीक है, और उस इफ के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो एक और इफ की कंडीशन लगी हो, ठीक है, उस इफ के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो एक और इफ की कंडीशन लगी हो। मतलब कि कुछ इस तरह की जितनी भी कंडीशन हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। और ये कंपाइलर इस पे बिल्कुल एतराज़ नहीं करेगा, ऑल्दो ये कोई अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है इस तरह की कंडीशंस लिखना, लेकिन कंपाइलर इस पे बिल्कुल एतराज़ नहीं करेगा और इसको देख के हम ये बताएंगे कि ये नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ना इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं और एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें कि वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ द इनपुट नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इन केस इट इज पॉजिटिव देन चेक इफ इट इज इवन और ऑड। तो दो चीजें हमें कही जा रही हैं। सबसे पहला वो कह रहा है कि दैट चेक्स इफ द इनपुट नंबर। सबसे पहले मुझे यहाँ से पता चल गया कि मैंने यूजर से एक नंबर इनपुट करवाना है, ठीक है, ये मुझे पहली चीज पता लगी। दूसरा वो कह रहा है इफ द, इफ से मुझे पता चल गया कि भाई मैंने
इफ एल्स की स्टेटमेंट्स को इस कोड में यूज करना है। और अब पहली कंडीशन मुझे पता चली यहाँ पे, जब वो कह रहा है कि इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पहली मेरी कंडीशन जो इफ की होगी वो ये चेक करेगी कि भाई जो इनपुट का नंबर है क्या वो पॉजिटिव नंबर है या वो नेगेटिव नंबर है। अब वो अगली एक और इफ के अंदर नेस्टेड इफ बता रहा है। नेस्टेड इफ जब भी वो कहता है तो इस तरह की बात करता है कि इन केस इट इज पॉजिटिव, या फिर वो ये भी कह सकता था इफ द नंबर इज पॉजिटिव देन। अब ये देन की बात आई ना, तो पता चला कि भाई अगर वो पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर क्या करना है। फिर वो कहता है कि भाई अगर नंबर पॉजिटिव है तो फिर ये दोबारा एक और इफ लगाओ, ठीक है। और उस इफ में ये चेक करो कि वो जो नंबर है इज इट इवन और ऑड, ठीक है ना। तो बेसिकली इन समरी क्या होगा कि सबसे पहले हमने एक इनपुट लेना नंबर, उसको ये चेक करना है कि क्या वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। अगर तो वो पॉजिटिव नंबर है तो फिर उसके अंदर एक और इफ आएगा, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो वहीं पे हमने उसको छोड़ देना है। अब सपोज वो पॉजिटिव नंबर था, तो पॉजिटिव नंबर के केस में हमने क्या करना है कि फिर एक और इफ लगाना है, और उसमें हमने चेक करना है कि क्या वो नंबर इवन है या वो ऑड है, ठीक है। अब हम इस केस को, इस वाले सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले जो है एक एल्गोरिदम सा बनाते हैं, और उस एल्गोरिदम की मदद से फिर हम क्या करेंगे, कोड को लिखेंगे जाके। तो जब भी हमें पता है कि इस किस्म का सवाल आता है, हमें पता है कि यार जब भी हमारा कोड होता है उस कोड में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड करानी होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम ये लिख लेते हैं कि भाई हमने जो है ना इस कोड में लाइब्रेरीज इंक्लूड करानी होंगी। अब लाइब्रेरीज हमें पता है कि हमें फ़िलहाल जो लाइब्रेरीज चाहिए उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइब्रेरी हमारी इस्तेमाल हो रही होगी, जो कि है कि भाई हमने इनपुट करने हैं कुछ डाटा, कुछ आउटपुट करना है, तो उसके प्रिंट एफ और स्कैन एफ हमें चाहिए फंक्शंस, और उसके लिए हमें लाइब्रेरी stdio.h की चाहिए होती है, तो वो हम इंक्लूड करा लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ ये है कि भाई लाइब्रेरी इंक्लूड करा ली, तो हमने क्या करना होता है, मेन का फंक्शन बनाना होता है ताकि कोड को एक एंट्री पॉइंट मिल जाए कि कहाँ से उसने रन होना है। अब मेन के फंक्शन में जब हम चले जाएंगे तो हमने ये सोचना होता है कि भाई कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि मेरे कोड में रिक्वायर्ड है। तो फिलहाल तो हमें पता है कि भाई हमें एक इनपुट नंबर चाहिए, उस वेरिएबल का नाम मैं n रख देता हूँ। एक n नाम का इंटीजर वेरिएबल हम बना लेंगे, ठीक है। जब ये हमने बना लिया तो पहले हमने एक इफ की कंडीशन लगानी है। तो इसी को अगर मैं इधर लिखूँ तो हमने फिर आगे करना है, हमने सबसे पहले, अच्छा वेरिएबल हमने बनाया तो हमने यूज़र से इनपुट लेना है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम एक कोई स्टेटमेंट उसके ऊपर प्रिंट कराएंगे ना स्क्रीन पे, उसको कहेंगे कि भाई कोई नंबर एंटर करे, तो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट होगी। जब यूज़र ने कुछ इनपुट कर दिया तो वो हमने रीड करना है कि नंबर क्या उसने जो इनपुट किया है इस वेरिएबल के अंदर रीड करना है ना उसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्कैन एफ की स्टेटमेंट को लिखेंगे जो कि इसको रीड करा लेगी। अब जब ये काम हो गया तो नेक्स्ट हमारा काम ये होता है कि हमने अब उस नंबर के ऊपर कंडीशंस लगानी है। तो नंबर के ऊपर पहली कंडीशन हमने उसने कहा कि भाई ये चेक करना है कि इनपुट नंबर इज पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पहली नंबर के ऊपर कंडीशन लगाते हैं कि पॉजिटिव है या नहीं। तो अगर नंबर जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर तो नंबर हो जी पॉजिटिव, तो आपने क्या करना है कि भाई फिर आपने चेक करना है कि क्या वो इवन है या ऑड है। तो उसके अंदर हम एक और कंडीशन लगा देते हैं जिसपे कि हम लिख देते हैं कि भाई इफ, और इसके अंदर इवन के लिए एक कंडीशन हमने पढ़ी हुई है कि भाई हम उसको रिमाइंडर निकालते होते हैं 2 के साथ, अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि भाई वो इवन है। तो फिर अगर ये चीज़ इवन हो जाएगी तो हम कह देंगे कि एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे कि भाई ये जो नंबर है वो इवन है, ठीक है। और अगर यही चीज़ फॉल्स हो गई हमारी कंडीशन, तो साथ ही हम एल्स लगाएंगे जिसमें कि हम ये प्रिंट कर देंगे कि भाई जो नंबर है वो आपका ऑड है, ठीक है। तो ये हो गया उस इफ के लिए कि भाई अगर वो, हम जो कह रहे थे कि भाई अगर वो इफ जो है वो ट्रू हो जाता है, अगर तो ये वाला इफ ट्रू हो जाएगा तो फिर ही हमने चेक करना है ना कि नंबर अगर पॉजिटिव है तो फिर हम चेक कर रहे हैं कि भाई क्या वो इवन है या ऑड है। अगर तो सपोज इधर ही पता लग गया कि ये जो कंडीशन जब हम आए तो नंबर पॉजिटिव है ही नहीं, नेगेटिव है, इन दैट केस हमने जो है ना लिख देना एल्स में जाके। तो अगर तो नंबर नेगेटिव है तो फिर हम एक एल्स की कंडीशन लगाएंगे और उसके अंदर सिर्फ प्रिंट करवा देंगे कि भाई जो इनपुट नंबर है वो तो एक नेगेटिव नंबर है, उसके ऊपर फर्दर हमने कोई एक्शन आगे नहीं लेना है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया एक एल्गोरिदम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस एल्गोरिदम की बेसिस पे कोड को लिखना है। तो अब हम मूव कर जाते हैं अपनी आईडीई की जानिब, और आईडीई में जाके अब हम जो है ना इसका कोड लिखते हैं और देखते हैं कि क्या जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमारे पास आता है या नहीं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि लाइब्रेरी इंक्लूड करानी है, उसका सिंटेक्स हैश इंक्लूड और आगे लाइब्रेरी का नाम जो कि stdio.h। अब हमने जो है ना मेन का फंक्शन बनाना है, तो वॉइड मेन के नाम से मैंने फंक्शन बना लिया और ब्रैकेट्स लगाई तो मेन का फंक्शन बन गया। अब हमने बताने हैं कि वेरिएबल्स, तो हमने कहा एक ही वेरिएबल है n के नाम से और वो इंटीजर टाइप का है। फिर हमने कहा था कि भाई हमने यूज़र को कहना है कि कोई वो नंबर एंटर करे, तो उसके लिए हमने कहना है कि भाई प्लीज़ एंटर अ नंबर। आप कुछ और प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं। अब हमने ये प्रॉम्प्ट किया तो वो यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा, जब हमने उसको रीड कराना है तो स्कैन एफ की स्टेटमेंट के साथ मैं इस को रीड कराऊंगा, और रीड मैंने किस में कराना है, एन के वेरिएबल में।
एन के वेरिएबल में वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जो भी उसने एंटर की। अब पहली कंडीशन मैंने ये चेक करनी है कि क्या वो नंबर पॉजिटिव है, तो मैं इफ की कंडीशन लगाता हूँ और देखता हूँ कि क्या वो नंबर पॉजिटिव है। अब अगर तो वो नंबर पॉजिटिव हो तो फिर मैंने क्या करना था, फिर मैंने चेक करना था कि क्या वो नंबर इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए हमने कंडीशन देखी थी कि n परसेंटेज टू डबल इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब अगर तो वो नंबर इवन नंबर हो तो फिर तो मैंने ये प्रिंट करवा देना था यहाँ पे कि भाई इट इज एन इवन नंबर। और अगर वो इवन नंबर ना हो तो फिर जो है ना मैंने प्रिंट करवा देना था कि भाई इट इज एन ऑड नंबर। ठीक है। और एक और काम भी हम यहाँ पे ये करते हैं कि जब पॉजिटिव हो तो हम पहले ये भी प्रिंट कराते हैं कि द नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। अब अगर ये तो कंडीशन हो गई ट्रू तो फिर तो ये सारी इसकी बॉडी रन होगी और हम देखेंगे कि इवन है या ऑड है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इसका मतलब है कि नंबर नेगेटिव है, तो फिर हम एल्स में आ जाएंगे और एल्स के अंदर हम फिर लिख देंगे कि भाई जो आपने नंबर एंटर किया है ना वो एक नेगेटिव नंबर है। ठीक हो गया। अब इस वाली चीज को अब हम रन करते हैं और उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक दफा हम इसको ड्राई रन करें मिलके और देखें कि कोड रन होगा तो क्या होगा। सबसे पहले कोड इस लाइन पे आएगा और वो देखेगा कि लाइब्रेरी इंक्लूड कराई हुई है, तो प्रिंट एफ स्कैनएफ की डेफिनेशंस को ले आएगा हमारे कोड के अंदर और अब हम प्रिंट एफ स्कैनएफ के फंक्शन को यूज कर सकते हैं बगैर किसी एरर के। नेक्स्ट कोड ढूंढेगा मेन के फंक्शन को, तो इस लाइन पे आ जाएगा और मेन के फंक्शन में एंटर हो जाएगा। मेन के फंक्शन में एंटर होते ही उसको सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि एक इंटीजर वेरिएबल एन के नाम से डिक्लेयर हुआ हुआ है, तो वो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा। फिर वो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट पे जाएगा और यूजर की स्क्रीन के ऊपर लिखा आ जाएगा जो भी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो स्क्रीन पे लिखा आएगा कि प्लीज एंटर अ नंबर। जब ये स्क्रीन के ऊपर लिखा आ जाएगा तो उसके बाद वो अगली लाइन पे चला जाएगा जिस जो कि स्कैन एफ की लाइन है, जो कि इनपुट से नंबर को रीड कराती है। तो होगा ये कि यूजर जो है ना जो भी इनपुट कर रहा है नंबर वो इस एन नंबर के अंदर चला जाएगा और वो नंबर हमारे पास रीड हो जाएगा। जब वो नंबर हमारे पास रीड होगा तो जो एन वेरिएबल है इसके अंदर अब जो भी वैल्यू थी वो उसकी जाके नंबर की स्टोर होगी। उसके बाद ये कोड अगली लाइन पे जाएगा और वहां पे एक कंडीशन लगी हुई है जो कि ये चेक कर रही है कि क्या n की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर तो n की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब है कि भाई n एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। अगर n जो है वो पॉजिटिव नंबर हुआ तो फिर लिखा आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर कि भाई ये n नंबर जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। और अगर नंबर जो है ना वो पॉजिटिव नंबर है तो उस केस में हमारे पास लिखा आएगा, चेक करेंगे हम ये कि भाई क्या वो इवन नंबर है या नहीं। तो हम उसका टू के साथ रिमाइंडर निकालेंगे और अगर वो जीरो के इक्वल आया तो हम लिख देंगे कि भाई इट इज एन इवन नंबर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई मतलब कि टू के साथ रिमाइंडर निकाला तो वो जीरो ना आया बल्कि वन आ गया, तो फिर एल्स की कंडीशन रन हो जाएगी कि भाई इट इज एन ऑड नंबर। और अब हम बाहर आ जाते हैं इसी केस से। तो भाई ये तो तब रन होना था कि अगर ये पॉजिटिव नंबर होता मतलब कि जीरो से कोई बड़ी वैल्यू होती। अगर जीरो से छोटी वैल्यू के नेगेटिव नंबर आ गया तो ये कंडीशन चेक होगी और वो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये सारा कोड वैसे ही नहीं रन होगा और कोड रन जंप कर जाएगा एल्स पे। तो एल्स की स्टेटमेंट में लिखा होगा कि भाई द नंबर इज अ नेगेटिव नंबर, तो सिर्फ स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा कि नंबर एक नेगेटिव नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव नंबर हम कोड में एंटर करेंगे तो वो चेक करके बताएगा कि ये इवन है या ऑड है, और अगर नेगेटिव नंबर हम कोड में एंटर करेंगे तो वो बता देगा बस कि ये एक नेगेटिव नंबर है। अब हम इस कोड को रन करते हैं। तो मैं जो है ना अपनी स्क्रीन के ऊपर आप लोग अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करें तो आपके पास स्क्रीन आ जाएगी प्लीज एंटर अ नंबर। अब पहले हम एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं, तो मैंने एक नंबर लिया 98। तो भाई उसने ये भी बता दिया कि पहले के नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है और फिर लिखा आ गया कि वो एक इवन नंबर है। ठीक है। फिर हम इसको दोबारा रन करते हैं और अब मैं कोई ऑड नंबर देता हूँ लेकिन पॉजिटिव, तो 77 में लिखता हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर और नेक्स्ट वो कहता है कि नंबर इज एन ऑड नंबर। बिल्कुल यही एक्सपेक्ट हम कर रहे थे। और अब अगर हम नेगेटिव नंबर कोई भी डालें तो होना ये चाहिए कि भाई वो उसके ऊपर ये बता दे कि बस नंबर इज अ नेगेटिव नंबर और इवन और ऑड के चेक में ना जाए। तो हमने ये लिखा तो लिखा आ गया कि भाई द नंबर इज अ नेगेटिव नंबर। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क इस कोड में ये है कि इस कोड के अंदर एक चीज मिसिंग है कि सपोज अगर देखें अगर मैं जीरो एंटर कर देता हूँ तो होगा ये कि वो इस कंडीशन में जाएगा तो इस कंडीशन को चेक करेगा क्या जीरो ग्रेटर देन जीरो है, तो वो तो फॉल्स हो जाएगा, तो वो एल्स में लिखा चला जाएगा और लिखा आ जाएगा कि द नंबर इज अ नेगेटिव नंबर। अब ये तो बात ठीक नहीं है। तो होना ये चाहिए कि जब यूजर जीरो एंटर करे तो स्क्रीन के ऊपर ये लिखा आ जाए कि द नंबर इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव एंड इट इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए हम इस कोड में क्या ऐसी चीज ऐड करें। अब ये हिंट आप लोगों के, सिर्फ आपने कोई चीज ऐड करनी है, इसमें से कुछ कोड को चेंज नहीं करना। तो आप एक छोटी सी चीज एक ऐड इसमें करेंगे इस जगह के ऊपर आके, जिसकी वजह से हो ये जाएगा कि जब आप ये वाला कोड रन होगा और जीरो की वैल्यू यूजर एंटर करेगा तो स्क्रीन के ऊपर लिखा आ जाएगा द नंबर इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इट इज इक्वल टू जीरो।